हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा आज मैं आप लोगों को करवाने आई हूँ, मैंने आप लोगों को कहा था लास्ट वीडियो में भी कि आज हम टॉपर की आंसर शीट देखेंगे कि किस तरह से हमें अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है बोर्ड एग्जाम में। और मैं कुछ स्ट्रेटेजीज भी आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको अपने आंसर्स को और अच्छा बनाना है ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स आ सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, स्ट्रैटेजीज टू स्कोर 80 आउट ऑफ 18 बोर्ड एग्जाम, रेस्ट 20 का आपका प्रैक्टिकल है। होपफुली 20 आपको प्रैक्टिकल में मिले ही होंगे। अब आप देखिए बेटा, ये हमारा क्वेश्चन पेपर है और मैं आपको आंसर शीट बताऊंगी। जिन बच्चों को इन क्वेश्चन पेपर को देखना होगा, इन क्वेश्चंस को देखना होगा, आप वो भी क्वेश्चन प्लस आंसर देख लीजिएगा। मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे आंसर प्रेजेंट करे हुए हैं, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए ध्यान से, मुझे आप लोगों को एक चीज और बतानी है बेटा। ये कुछ देखिए, ये कुछ जो लोग इकोनॉमिक्स का पेपर हिंदी में देंगे उनके लिए भी लिखा हुआ है, वो भी हिंदी में इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 15 मिनट्स टाइम हैज बीन अलॉटेड टू रीड दिस क्वेश्चन पेपर। द क्वेश्चन पेपर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट 10:15 AM। फ्रॉम 10:15 AM टू 10:30 स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा रीड करने के लिए, ठीक है। राइट एनी आंसर ऑन एंड विल नॉट राइट एनी आंसर ऑन दी आंसर बुक ड्यूरिंग दिस पीरियड। 15 मिनट के अंदर आपको आंसर बुक पे कोई आंसर नहीं लिखना है। आपको 15 मिनट दिए जाएंगे क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए। जैसे आपके पास क्वेश्चन पेपर आए मेरे बच्चों, आपको क्या चीज करना है, 15 मिनट के लिए क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करना और ये चीज चेक करना चाहे आपको कि कौन सा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है बेटा। अब आप देखें फिर हम क्या स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। देखिए हम सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे, उसके अंदर हम देखेंगे जनरल इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या चीज बताई हुई है। आप ये चीज देखना, जनरल इंस्ट्रक्शन में सबसे पहला इंस्ट्रक्शन क्या है, दिस क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेस ऑफ 2 सेक्शन। आपके इकोनॉमिक्स में 2 सेक्शंस हैं, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, जनरल इंस्ट्रक्शन पे। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 and 18 to 27 आर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, कैरी 1 मार्क्स ईच। अब याद रखना 1 से 10 क्वेश्चन और 18 से 27 18 से 27 क्वेश्चन जिनका वेटेज क्या है 1 मार्क ईच। दे आर रिक्वायर्ड टू बी आंसर्ड इन 1 वर्ड। इस चीज का आपको याद रखना है, ये आपको 1 वर्ड में देना है या फिर हद 1 सेंटेंस, ठीक है। आपको एक सेंटेंस में देना है या फिर एक वर्ड में देना है। आप थर्ड इंस्ट्रक्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 to 12 and 28 to 29 आर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, कैरी 3 मार्क्स। 11 से 12 क्वेश्चन और 28 से 29 क्वेश्चन आपका 28 to 29 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप है जिसका वेटेज क्या है 3 मार्क्स। और कितने वर्ड्स में लिखना है आप जरूर ध्यान देना, ये स्ट्रेटेजी है बेटा और ये ध्यान रखना कितने वर्ड्स लिखने हैं आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। आपको वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करनी है। डू नॉट राइट बहुत बड़े बड़े आंसर कि आपने वर्ड लिमिट ही एक्सीड कर दी, ठीक है। 60 to 80 वर्ड्स का होना चाहिए और ध्यान रखना इस बात पे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 13 to 15 और 30 से 32 आर ऑल्सो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, कैरी 4 मार्क्स ईच। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, 13 से 15, 13 to 15 एंड 30 to 32 एंड आंसर टू देम शुड नॉट नॉर्मली एक्सीड, वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं होनी चाहिए 80 से 100। याद रखना आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 60 to 80 वर्ड्स लिखने हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में 80 to 100 वर्ड्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 to 17, 33 to 34 आर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे आपके और उनकी वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं होनी चाहिए बेटा, कितने से 100 to 150 वर्ड्स। इस चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना बेटे, इन सब चीज का ना, इन इंस्ट्रक्शन का आपको याद रखना है ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में मिस्टेक ना करें और वर्ड लिमिट भी एक्सीड ना कर दें। फिर देखिए नेक्स्ट 6th, आंसर शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, ठीक है। आंसर आपका जितने वर्ड्स में उन्होंने अलॉट करा है आपको उतना ही लिखना है और अप टू द पॉइंट होना चाहिए। ये नहीं है आप बिल्कुल ही भागे जा रहे हो और आंसर की कोई लिमिट ही नहीं है। बहुत बड़े बड़े आंसर अनटिल अनलेस नहीं लिखने हैं, ठीक है। जितने आपके मार्क्स का वेटेज है उसी हिसाब से आपको वर्ड्स लिखने हैं। ऑल्सो द अबव वर्ड लिमिट शुड बी, ठीक है। देखिए वर्ड लिमिट जितनी भी है उन्होंने बताई है, उसके अलावा आपको आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। 1-2 वर्ड आपने फालतू लिख दिए चलो चलेगा, लेकिन आपको बहुत ज्यादा वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करनी है। देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, हाउएवर एन इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन 2 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स। 1 मार्क के क्वेश्चन में चॉइस होगी, 2 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स,
2 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स एंड 2 क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स में ओनली वन ऑफ द चॉइस इन सच क्वेश्चन हैव टू बी अटेम्प्टेड, एक चॉइस होगी इसके अंदर। इन एडिशन टू दिस सेपरेट इंस्ट्रक्शन आर गिवन विद ईच सेक्शन एंड क्वेश्चंस वेयर एवर नेसेसरी। ठीक है, तो हम इसकी डायरेक्टली मैं इसकी आपको आंसर शीट पे लेकर के आ रही हूँ, आप आंसर शीट देखना। मुझे बेसिकली आपको ये बताना है किस तरह से आपको आंसर प्रेजेंट करने हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, देखिए बेटा, और ये हिंदी वालों के लिए भी है, जिसको हिंदी में क्वेश्चन पढ़ना है आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा, आप हिंदी में क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में भी इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, अब आप आ जाइए, मैं सीधा आपको लेकर के जा रही हूँ आंसर शीट पे। मुझे ये बताना है आपको आंसर आपको कैसे प्रेजेंट करने हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है बेटा, अब आ जाइए आपकी आंसर शीट, जिसपे आंसर शीट आपको मिलेगी सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, सब्जेक्ट कोड लिख देंगे, डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए ये पेपर आपका 2020 का है। ठीक है, अब मीडियम ऑफ आंसर दी पेपर हिंदी या इंग्लिश है, वो आप इसको भर देंगे, कोड नंबर भर देंगे और आपका सेट नंबर भर देंगे। ठीक है बेटा, आपको ये तो होपफुली भरना ही आता होगा। ठीक है, अब देखिए आंसर शीट। अब आया आपका सेक्शन ए जो कि है आपका मैक्रो। अब सेक्शन ए जो आपका मैक्रो है उसके अंदर आप ये चीज देखिए, पहला ये टॉपर की आंसर शीट है। देखिए क्या पूछा गया है, 1 मार्क्स क्वेश्चन है और उसके अंदर रीजन भी पूछा गया है, तो उसने एक लाइन में एक सेंटेंस में इसका रीजन दे दिया और आंसर लिख दिया। ठीक है, सेम ऐसी ट्रू फॉल्स अगर आया तो उसने, अब एक बात और आपको याद रखनी है, आप एक चीज देख रहे हैं टॉपर की आंसर शीट में हर एक आंसर लिखने के बाद उसने क्या करा हुआ है, लाइन ड्रॉ करी है। तो मेरा आपसे यही कहना है, आप लाइन ड्रॉ करेंगे और आपको एक बात का याद रखना है, आपकी राइटिंग, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपकी राइटिंग अगर बहुत अच्छी नहीं है तो आपको वर्ड्स में गैप देना है। डू नॉट राइट दी वर्ड की एक साथ आप लिख रहे हैं, वर्ड्स में थोड़ा थोड़ा आप गैप दें, इससे आपकी राइटिंग अच्छी लगेगी और आपका आंसर प्रेजेंटेबल दिखेगा। ठीक है बेटा, और आपको लाइन ड्रॉ करनी है ईच एंड आंसर लिखने के बाद। जैसे आपका ट्रू फॉल्स आया तो देखिए उसने रीजन भी दिया है और आपका यहाँ पे फॉल्स लिख दिया है। ठीक है, अब एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन थी, लिख करके उसने क्या चीज कर दिया, लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है बेटा, समझ में आई है। जैसे एग्जाम्पल पूछा हुआ है, सिर्फ आपको या तो 1 वर्ड में या एक सेंटेंस में आपको इसको आंसर देना है, जैसे 4th वाला था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा हो ये। फिर उसके बाद क्या चीज है, देखिए आंसर दिया, रीजन दिया, खत्म, और उन्होंने लाइन ड्रॉ कर दी। फिर उसके बाद एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को अच्छी तरीके से करा है। ठीक है, अब उसके बाद इसने क्या चीज करा है, न्यूमेरिकल करने के बाद अपना लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब बेटा एक चीज और याद रखना, मुझे आपको एक चीज और बतानी है। देखिए जैसे इसने 10th में करा है, क्या ऑप्शन था, बी, इसने लिखा है और उसके अंदर आपको ये भी लिखना है कि क्या चीज है। जैसे आपको ये लिख करके नहीं छोड़ना है, जैसे कि 10th है सपोज करो, आपको ये लिख के नहीं छोड़ देना ए है या इसका बी है, ये गलत है। आपको जैसे उसने ऑप्शन लिया है ऑप्शन बी, आप बी लिखने के बाद, जैसे उसने लिखा है आप बी लिखने के बाद यहां उसका नाम लिखिए। ठीक है, कि जो भी आपका आंसर है, जैसे उसने लिखा हुआ है नॉट डिफाइंड इंफिनिटी, जैसे उसने लिखा है नॉट डिफाइंड इंफिनिटी। ओके, ये याद रखिएगा आप बात, ये नहीं लिखना है आपको, ऐसे करके नहीं छोड़ना है, आंसर प्रेजेंटेबल भी नहीं होगा और मार्क्स भी आपके कट हो सकते हैं, और लाइन ड्रॉ कर देना। नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट देखिए 11th क्वेश्चन है जिसके अंदर 2 पार्ट्स में, अच्छा एक बात और मुझे बेटा बोलना है, आपको पैराग्राफ में बड़े बड़े आंसर नहीं लिखने हैं, आपको पैराग्राफ में नहीं शो करना है, ज्यादा से ज्यादा बुलेट पॉइंट्स लिखिए और जितना पूछा है उतना में ही आपको बताना है। देखिए आप पॉइंट्स में लिखा हुआ है, इन्होंने अपनी शीट में पॉइंट्स में लिखा हुआ है और मार्क्स भी उसके अच्छे मिले हुए हैं। ठीक है, और कितना अच्छी प्रेजेंटेबल भी लग रहा है, कितनी अच्छी राइटिंग भी दिख रही है, क्योंकि हर एक वर्ड में उसने गैप दिया हुआ है। अब गैप ऐसा ना हो यहाँ एक वर्ड है तो दूसरा वर्ड बिल्कुल एंड में जा रहा है। ठीक है, आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, उसमें ये नहीं करना है, गैप भी थोड़ा थोड़ा देना, ये नहीं गैप बहुत ज्यादा दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, देखिए पॉइंट वाइज। ठीक है बेटा, राइट। अब आगे देखिए, आंसर के बाद, हर एक आंसर लिखने के बाद उसने क्या कर दिया, लाइन ड्रॉ कर दिया उन्होंने। अब है आपका 12th जो कि न्यूमेरिकल की फॉर्म में, देखिए कितनी अच्छी तरह से साफ साफ उसने न्यूमेरिकल का पार्ट ए लिखा है, जो फाइंड आउट करना है वो लिखा है और अच्छे से उसको एक्सप्लेन करा है। ठीक है, अच्छे से उसको सॉल्व करा है। देखिए, और एक चीज और मुझे आपको बोलनी है, चलिए उन्होंने तो ऐसे लिखा है, आपको जब भी, जैसे देखिए ये करा हुआ है, आपको यहां भी चेंज इन वाई जैसे आया,
बॉक्स में डालिए। ठीक है, ये जरूर याद रखना है, जो भी आपका आंसर आए उसको आपको बॉक्स में प्रेजेंट करना है। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर दी है। फिर उसके बाद आइए देखिए 13th क्वेश्चन पॉइंट वाइज दिया हुआ है, देख रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट उसके बाद सेकंड पॉइंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद जितने आप देख रहे हो बुलेट पॉइंट उन्होंने दिए हुए हैं। और मेरा आपसे एक बात और कहना है जो मुझे इसमें मिसिंग दिख रही है, आपको जो पॉइंट, जो बुलेट पॉइंट आपको दिखे इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स आप अंडरलाइन करेंगे उसमें भी। ठीक है, आपको अंडरलाइन करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये व्हेन रेवेन्यू रिसिप्ट इज मोर देन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, एंड डेफिसिट इन कैपिटल बजट, इन दिस केस आप लिख सकते हो फिजिकल डेफिसिट में अराइज, मतलब अंडरलाइन कर सकते हो। तो आपको कीवर्ड जो इंपॉर्टेंट दिखे आप उसको अंडरलाइन भी करें। ठीक है, कई बार टीचर का दिमाग सिर्फ उसी के पास जाता है जिसे कीवर्ड अंडरलाइन है, उसको रीड करके भी बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए 14 क्वेश्चन आया, उन्होंने बहुत अच्छा करा हुआ है, पॉइंट वाइज समझाया हुआ है। ठीक है, अच्छे से गैप भी दिया हुआ है, प्रेजेंटेबल भी बहुत अच्छा है। लेकिन जो चीज मुझे मिसिंग लगी है वो यही है, इसके अंदर आपको वो, क्योंकि देखिए आंसर बहुत प्रेजेंटेबल है, बहुत अच्छा करा हुआ है, लेकिन आपको एक चीज ये करनी है जो मैं आपको बता रही हूँ, आपको कीवर्ड को भी क्या कर देना है, अंडरलाइन कर लेना, इससे और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, अब है आपका देखिए 15th क्वेश्चन, टू इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एक्सरसाइज बाय आरबीआई टू कंट्रोल क्रेडिट आर एज फॉलोज, पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, वेरी गुड। ठीक है, फिर उसके बाद लिखने का देखिए एनफ गैप देख रहे हो, और एक पॉइंट जहां कंप्लीट हो रहा है देखिए उसने वहां से स्टार्ट करा है। और मुझे सबसे अच्छा यही लगता है बेटे वे ऑफ प्रेजेंटेशन करने के लिए यही है। अब एक चीज देखिए, जैसे ये आपका सेकंड पॉइंट आया, अगर आप लिख रहे हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं, आपने यहां से ये करा और आप यहां से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं और आप लिखते चले जाएं फिर ये। ठीक है, ये चीज जैसे इन्होंने करा है आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी प्रेजेंट करके यहां से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, इससे प्रेजेंटेशन भी अच्छा लगेगा। अब आप ये देख रहे हैं इसने इसको पैराग्राफ में भी चेंज कर दिया। ठीक है, अगर वो पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उन्होंने पैराग्राफ में भी देखिए चेंज कर दिया, पॉइंट वाइज थोड़ा सा दिखा दिया, जिससे वे ऑफ प्रेजेंटेशन भी अच्छा लग रहा है और इसके अंदर एनफ गैप भी है जो कि बहुत अच्छा प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बेटा, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पे, देखिए ए पार्ट है, इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी विद ओनली हाउस होल्ड एंड फर्म्स, ये सब जो दिया हुआ है पॉइंट वाइज, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। सिर्फ इस कॉपी के अंदर जो मैं बोलूंगी मिसिंग है कि आपको क्या चीज करना है, जो आपके की पॉइंट है आपको अंडरलाइन करना है, आपको ये याद रखना है। जैसे कि रेंट, वेजेस, यहाँ पे क्या चीज हो गया, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर है the household spend in entire income on consumption come back to the firm, ये जस्ट एक एग्जांपल है, मैं यही नहीं कह रही हूं आप यही अंडरलाइन करेंगे। जब आप अपना पेपर लिखे उसमें आपको कीवर्ड दिखे तो आप अच्छे से उसके अंडरलाइन कर दें। ठीक है, तो आंसर और भी अच्छा प्रेजेंटेबल होगा। अब देखिए जो मुझे सबसे अच्छा लगा, जहां भी जरूरी है वहां आपको अपना ग्राफ, अपना डायग्राम, अपने कर्व शो करने हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, ये मुझे सबसे अच्छा लगा जो उन्होंने डायग्राम बनाया। ठीक है, डायग्राम फ्री हैंड से बना सकते हैं, डायग्राम और अच्छा भी बन सकता है, लेकिन इट्स ओके, बहुत अच्छा बना हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर भी। ठीक है, अब एक चीज देखिए जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी, डिफरेंस में मैंने अपनी वीडियो में बताया भी है। देखिए डिफरेंस जब भी लिखें, डिफरेंस को टेबुलर फॉर्म में लिखना है रादर देन पैराग्राफ में लिखने में। पैराग्राफ में नंबर नहीं मिलेंगे, याद रखना। आपको डिफरेंस 4 पूछे तो आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं डिफरेंस में। एंड डू नॉट फॉरगेट टू राइट बेसिस, आपको बेसिस भी जरूर लिखना है। बेसिस वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू एडेड, समझा दीजिए। ठीक है, समझ रहे हो बेटा, बहुत अच्छे से लाइन खींचिए। बेसिस, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू एडेड, सबसे अच्छा तरीका है ये डिफरेंस को शो करने का। ठीक है, बहुत अच्छा है। आगे देखिए, अब आया है आपका, जैसे इन्होंने कहा है इन्फ्लेशनरी गैप, केटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्वेश्चन के अंदर होगा इन्फ्लेशनरी गैप। तो जब आप कर रहे हैं तो अंडरलाइन दिस वर्ड इन्फ्लेशनरी गैप, फिर अंडरलाइन कर दीजिए कि क्या चीज होता है। ठीक है, दी एक्चुअल एडी एक्सीड इज एडी रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, अब ये चीज मुझे अच्छी लगी, देखो उसने अब अंडरलाइन करा है, उन्होंने पिछले आंसरों में, पिछले आंसर में नहीं करा हुआ है, पिछले कुछ आंसर्स में उसने अंडरलाइन नहीं करा है। आपको क्या चीज करना है, आपको अंडरलाइन करना है। देखिए कितना प्रेजेंटेबल लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ये चीज। ठीक है, अब देखिए उन्होंने क्या चीज करी हुई है,
2 डॉट लगा करके यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये एरो लगाएं और यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दें। बहुत अच्छा, ठीक है बेटा, बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट करा हुआ है, वेरी गुड। देखिए अब एक चीज, सेक्शन बी आया। अब सेक्शन बी आया, सेक्शन बी आते सारी आपको क्या चीज करना है, लिख देना है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भाई हम स्टार्ट कर रहे हैं। नॉर्मली 1 मार्क्स एमसीक्यू अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। आगे देखें, अब ये चीज क्या है, आपकी मैच दी कॉलम है, ऑप्शन पूछा हुआ है, उसने ऑप्शन डी लिख करके ये बताया, ये करेक्ट वे है, याद रखना ये करेक्ट चीज है शो करने की आंसर। डू नॉट राइट ऑप्शन डी, आप ऑप्शन भी ना लिखो तो चलेगा, लेकिन जैसे आप लिख दें आंसर डी और पूरा इसके अंदर क्या क्या चीज है, ए सेकंड ये वाला, ठीक है, जो इन्होंने प्रेजेंट करा, बी फोर्थ और सी आई डी थर्ड, ये करेक्ट वे है। इससे आपके बिल्कुल भी मार्क्स नहीं घटेंगे। अब 21 पे जैसे ऑप्शन सी उसने लिखा है, सीधा आपने क्या करा 1958, आप सी भी लिख दोगे 1958 के साथ तो आपको नंबर मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि आप ऑप्शन में लिखिए सी लिख के 1958 की भाई हमारा ये आंसर है, ठीक है। एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है इस बार ये आपका इंडियन इकोनॉमी का पहला हो, राइट द फुल फॉर्म ऑफ नबार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए आगे आपका जैसे फॉल्स रीजन दे दिया, आप लिख भी सकते हैं फॉल्स और उसके बाद रीजन दे दिया, ये क्या चीज होती है, आप हेडिंग भी डाल सकते हैं नेक्स्ट लाइन से रीजन एंड देन राइट, ठीक है, ठीक है। ये फिर आपका ये सारे देखिए ये आंसर लिखने के बाद अंडरलाइन कर दिया गया है, ट्रू आप लिख सकते हैं रीजन, आप ऐसे भी शो कर सकते हैं रीजन अंडरलाइन और फिर उसके बाद रीजन दे दिया। मुझे सबसे अच्छी चीज इस कॉपी में ये लग रही है, पॉइंट वाइज पूरा पेपर प्रेजेंट करा हुआ है, जो कि बहुत अच्छी चीज है, जिससे आंसर आपका प्रेजेंटेबल लग रहा है और बहुत अच्छी राइटिंग में आ रहा है, क्योंकि उन्होंने गैप दिया हुआ है हर एक आंसर में, ठीक है बेटा। आपको इस कॉपी को देखना है किस तरह से उसने प्रेजेंट करा हुआ है, और आपको बस एक बात पे ध्यान देना है, कीवर्ड को आप अंडरलाइन करें। बाकी उसने जो डिफरेंस लिखा हुआ है उसमें बेसिस और डिफरेंस भी बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। मेजर चैलेंजेस देखिए, पॉइंट वाइज ईच एंड एवरीथिंग उसने पॉइंट वाइज दी हुई है, आपको अंडरलाइन जरूर करना है, बस मुझे ये कहना है आपसे। देखिए अब कहीं जगह उसने अंडरलाइन कर दिया है हेडिंग को, कहीं जगह नहीं करा है, ठीक है। आपको इस बात पे ध्यान देना है, आपको अंडरलाइन करना है और आपको हर एक आंसर के बाद लाइन ड्रॉ करनी है, इस चीज का भी आप खास ध्यान रखें, ठीक है बेटा। और एक गलती और ना करें, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वहां पर स्पेस नहीं छोड़ें। एज पर दी सीबीएसई रूल, अगर आपने क्वेश्चन से मिलता हुआ कुछ भी लिखा तो आपको मार्क्स मिलेंगे। आपको नर्वस नहीं होना है कि मेरे को पेपर में ये नहीं आ रहा है वो नहीं आ रहा, अपना पेपर स्टार्ट करना, टेक अ डीप ब्रेथ और आपको आंसर लिखने हैं। अगर आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है अटेम्प्ट कीजिए, मेरा कहना यही है, कुछ ना कुछ जरूर लिखें। देखिए पेपर को खाली नहीं छोड़ना है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है थोड़ा सा उससे मिलता जुलता आप लिख दें, कुछ तो आता होगा। आपने कहावत सुनी होगी समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो प्लीज उस पर काम करिए और अंडरलाइन करिए अच्छे से, हर एक आंसर के बाद लाइन ड्रॉ करिए, बुलेट पॉइंट में लिखें और उसके बाद कीवर्ड को अंडरलाइन करें। वीडियो को एंड तक देखना और अच्छी तरीके से समझना क्या चीज मैं आपको इसके थ्रू, इस आंसर शीट के थ्रू मैं आपको क्या बताने आई हूँ। आप ये चीज देखिए कि किस तरह से आपको अपनी आंसर शीट को प्रेजेंट करना है। और बेटा मेरा यही कहना होगा, हर एक स्टूडेंट के मार्क्स आ सकते हैं। देखिए कोई बच्चा ऐसा पढ़ा होगा जिसको सिर्फ पास होना है, कोई बच्चा चाह रहा होगा मेरे 80 में से 50 आ जाए, कोई ये चाह रहा होगा 80 में से 70 आ जाए, और किसी की चाहत ये भी होगी कि मैं 80 आउट ऑफ 80 लाऊं। तो मैं उन सबके लिए यही बात कहूंगी, जो भी बच्चा जितने भी मार्क्स लेकर के आना चाहता है आप प्लीज ट्राई करिए, आप सबके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं, ठीक है। तो आप इस आंसर शीट को जरूर देखें और इसी तरह से आप अपने आंसर प्रेजेंट करें। बस इसमें मुझे जो चीज लगी है वो यही है, आपको कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है अपने एग्जाम में। बाकी बहुत अच्छा पेपर है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। ये टॉपर का पेपर है जिसके 80 आउट ऑफ 80 आए हुए हैं, 2020 का पेपर है। एंड आई वांट कि आप लोग भी ऐसे ही प्रेजेंट करें, अंडरलाइन करें, जहां भी नेसेसरी हो कीवर्ड हो प्लीज अंडरलाइन करिएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, और ऐसे ही आपको अपनी शीट भी प्रेजेंट करनी है बोर्ड एग्जाम में। प्रॉमिस करिए आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे, और प्लीज अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने जूनियर्स को बताइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा हो सकता है। और ये चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ पढ़ सके। एक कंट्रीब्यूशन अगर मेरा रहा आपकी लाइफ में बहुत अच्छे मार्क्स लाने का, तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी, सबसे ज्यादा हैप्पी मैं ही होंगी। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।